खुद को भीगने से बचाने के लिए दक्ष और रिद्धि पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंड की वजह से रिद्धि कांपने लगती है। क्या हुआ? रिद्धि कांपती हुई आवाज में कहती है, कुछ नहीं। गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी है, हम उसमें जाकर भी नहीं बैठ सकते। तुम यहीं रुको, मैं आसपास कुछ देखता हूँ। रिद्धि हाँ में सिर हिलाती है। दक्ष जाने लगता है, लेकिन फिर रिद्धि के पास आकर उसे अपना ब्लेजर पहना देता है। रिद्धि और दक्ष दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शायद पहली बार बिना किसी काम, बिना किसी झगड़े के सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। ना जाने ये एक पल कितना लंबा हो जाता अगर बादल की गरज उन्हें होश में ना ले आती। मैं जाता हूँ। वो आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर उसे एक झोपड़ी दिखती है तो वो वहाँ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी बारिश में तुम कहाँ घूम रहे हो? दादी, यहाँ पीछे वाली बस्ती में हमारी फिल्म की शूटिंग चलती है। अब मैं वहीं से वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरे साथ एक लड़की भी है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी घर से बोलता है, कौन है? एक लड़का है जो पिक्चर बन रही है उसमें काम करता है। इसकी गाड़ी खराब हो गई है तो मदद मांग रहा है। अंदर आने दो उसे। ठीक है, आ जाओ तुम लोग। मैं बस अभी उस लड़की को लेकर आता हूँ। थैंक यू दादी। दक्ष तेज तेज कदमों से रिद्धि को लेने के लिए चला जाता है। आई होप कि वो ठीक हो। दक्ष जैसे ही रिद्धि के पास पहुंचता है, उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। रिद्धि वहाँ ठंड से बेहोश पड़ी थी। दक्ष भागकर उसके पास आता है। रिद्धि क्या हुआ तुम्हें? उठो प्लीज। वो उसके चेहरे को सहलाता है और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वो उसे गोद में उठाकर बुजुर्ग औरत के घर ले जाता है। अरे क्या हुआ बिटिया को? ठंड से बेहोश हो गई है। जल्दी से इसे अंदर लेकर आओ। दक्ष रिद्धि को अंदर ले आता है और एक खटिया पड़ी हुई थी उस पर लेटा देता है। इसके तो सारे कपड़े भीगे हुए हैं, इसी वजह से इसकी तबीयत और खराब हो रही है। तो अब? कपड़े तो तुम्हारे भी भीगे हुए हैं, तुम भी कपड़े बदल लो और इसके कपड़े हम बदल देंगे। मैं ठीक हूँ दादी, आप बस इसे होश में लाइए। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। और अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे, इसलिए जिद मत करो। हम अभी तुम्हें अपने लड़के के कपड़े देते हैं, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर बदल लो। इसे हम अपनी बिटिया के कपड़े पहना देंगे। दक्ष कुछ नहीं कहता। वो औरत उसे कपड़े देकर अंदर वाले कमरे में भेज देती है और रिद्धि के कपड़े बदल देती है। कपड़े बदल कर दक्ष वहाँ आता है और रिद्धि के पास आकर बैठ जाता है। हम तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाते हैं, तब तक तुम इसके पैर के तलवे सहलाओ। ठीक है। दक्ष रिद्धि के पैर के तलवे सहलाने लगता है, लेकिन वो बेसुध पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद दादी उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती हैं। दादी से तो होश ही नहीं आ रहा है। आपके पास लकड़ियाँ होंगी जलाने के लिए? गर्मी से आराम मिलेगा। हाँ, हम अभी लाते हैं। दादी उसे लकड़ियाँ लाकर देती है और दक्ष पास में आग जला देता है। दादी आप सो जाइए, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। प्लीज आप हमारी वजह से मत परेशान होइए। ठीक है। वो अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो एक कपड़े को आग से गर्म करके उसके शरीर पर रख रहा था। रिद्धि उसके सामने बेहोश लेटी हुई थी और दक्ष उसे देखे जा रहा था। उसे उसके साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे, उनकी लड़ाई, एक दूसरे की टांग खींचना, सब कुछ। वैसे तो तुमसे मैं कुछ भी बोलूं और तुम उसका पलट कर जवाब ना दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज जब मैं सच में चाह रहा हूँ कि तुम कुछ बोलो, तब तुम चुप हो। आज मैं सच में चाहता हूँ कि तुम कुछ बोलो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष बैठे पूरी रात रिद्धि का ध्यान रखता है। सुबह हो गई थी। दक्ष की रिद्धि के बगल में बैठे बैठे आंख लग गई थी। धीरे धीरे रिद्धि को होश आता है। वो दक्ष को अपने बगल में बैठे देखती है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। आसपास हुई हलचल से दक्ष की आंख भी खुल जाती